अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज एंड द बैंक ऑफ पंजाब। मैं हूं मुईसुर रहमान और मैं हूं शबाद अशरफ। स्टेट ओन एंटरप्राइज एक्ट पास हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन इसकी अभी तक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। अगर ये फुली इन्फोर्स हो जाता है तो इसके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या बेनिफिट्स रहेंगे और फर्दर वैल्यूएशंस किस तरह अनलॉक होंगी, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अब हम बात करते हैं मार्केट परफॉर्मेंस की। इस हफ्ते 2 ट्रेडिंग सेशंस हुए क्योंकि बीच में ईद हॉलीडेज थी, लेकिन दोनों सेशंस काफ़ी बुलिश रहे। मंडे को 3800 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा हुआ और फ्राइडे को काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी मार्केट ने और 2000 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा हुआ। मार्केट की वैल्यूएशंस भी अच्छी हैं, वॉल्यूम्स भी अच्छे रहे और इंडेक्स की क्लोजिंग भी अच्छी रही। अगर हम मई की टोटल बात करें तो सिर्फ मई के महीने में मार्केट ने टोटल 6.7% का इजाफा किया है। सो इन द एंड लेट्स सी हु टुक द वीक इन बुल्स और बेयर्स, पावर्ड बाय द बैंक ऑफ पंजाब। इस हफ्ते मार्केट में बुल्स का क्लियर कंट्रोल रहा और मार्केट में ओवरऑल ऑन अ वीक 6118 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, यानी 3.6% से मार्केट बढ़ी और मार्केट ने फ्राइडे की क्लोजिंग तकरीबन 173,963 पॉइंट्स पर दी। अब हम चलते हैं इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ। इस हफ्ते के टॉप गेनर्स पर नजर डालें तो टीआरजी की स्टॉक प्राइस में सबसे ज्यादा इजाफा देखा गया जो कि 10.4% थी। तारिक ग्लास की स्टॉक प्राइस में 10.4%, कोहाट सीमेंट की स्टॉक प्राइस में 9.4%, डीटी खान सीमेंट की स्टॉक प्राइस में 9.3% और पीटीसी की स्टॉक प्राइस में 9.1% का इजाफा देखा गया। अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा कमी स्टैंडर्ड चार्टर्ड की स्टॉक प्राइस में देखी गई जो कि 0.7% थी। शिफा लिमिटेड में 0.6%, कोलगेट में 0.5%, सिनर्जी में 0.5% और अटक पेट्रोलियम लिमिटेड की स्टॉक प्राइस पे 0.3% की कमी देखी गई। अब हम चलते हैं इस हफ्ते की बिग स्टोरी पर। एक बार फिर जियोपॉलिटिकल फ्रंट ने इस हफ्ते की बिग स्टोरी को डोमिनेट किया जब ये खबरें आई यूएस मीडिया एज वेल एज ईरानियन मीडिया से कि यूएस ईरान डील लार्जली नेगोशिएट हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ हायर अप्स यानी डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर्स बाकी हैं। जो सैलिएंट फीचर्स आ रहे हैं अभी तक इस डील के वो ये हैं कि 60 डेज का सीज फायर बढ़ाया जा रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा खुल जाएगा विद इन 30 डेज। और इसके बाद हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस में भी शार्प डिक्लाइन आया। और अगर हम लोकल फ्रंट पे बात करें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ चाइना गए हुए थे, वहाँ पे $7 बिलियन वर्थ के MOUs साइन हुए, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि CPEC में एक नई एनर्जी आ सकती है। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और आज हमें ज्वाइन किया है सुलेमान मानिया ने। ही इज़ एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। सुलेमान, वेलकम टू द शो। थैंक यू नुक्ता टीम फॉर हैविंग मी हियर। सुलेमान, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेज एक्ट इज़ वन ऑफ द मेन स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स ऑफ द IMF प्रोग्राम। अब SOE एक्ट तो पास हो गया है, इसकी इन्फोर्समेंट के बारे में अगर आप बता सकें टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ इट बीन इन्फोर्स्ड और इसके की फीचर्स क्या हैं? Okay, so the SOE 2023 Act was passed in 2023, obviously, with the whole purpose behind the fact कि ज़्यादा बेहतर corporate governance होनी चाहिए into state-owned entities, and state-owned entities की definition दी गई थी where the government of Pakistan directly and indirectly owns more than 50% in these companies, either through provincial or federal on a federal level. So what I have seen over the last 2.5 years is that although the act has passed, is already in the act is already operational. लेकिन अगर हम देखें जिस तरीके से SOEs मैनेज हो रही हैं, जिस तरीके से elections उन companies में नहीं हो रहे, it shows a very bad precedent for the government of Pakistan, as well as it shows a negative precedent on the companies जो कि SOEs हैं, जहाँ पे we are not seeing elections taking place, and especially elections for minority shareholders या independent directors की भी elections अगर आप देखें तो वो delay के ऊपर delay होते जा रहे हैं. So that is something which does not really align with why the act was passed and what is the reason why it is being delayed. अच्छा, ये बताएं सुलेमान, डेफिनेटली हमने अभी बात करी है कि जो SOE एक्ट है इस बेसिकली डील्स विद गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट रूल्स एंड रेगुलेशंस, मगर अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है एग्जैक्टली तो इन्वेस्टर्स को एंड स्पेशली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा होगा और उसकी वजह से आप क्या समझते हैं कि जो वैल्यूएशंस कंपनीज की हैं जो बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं, तो इस अगर पूरी इम्प्लीमेंटेशन होती है सो हाउ विल दिस बेनिफिट द शेयर होल्डर्स ओवरऑल? ओके, ग्रेट क्वेश्चन. सो SOE एक्ट के अंदर एक मेजर एक एलिमेंट ये है कि अगर 51% से ज़्यादा कोई कंपनी की गवर्नमेंट की होल्डिंग है सो उसमें मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लगेंगे. एग्जांपल इज़, लेट्स से अगर 10 लोगों का बोर्ड है तो 6 पीपल मिनिमम हैव टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और बाकी जो लोग हैं ऑब्वियसली वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे.
सो द ऑब्जेक्टिव इज़ कि जहाँ पे आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आते हैं कंपनीज़ में, वहाँ पे गवर्नेंस बेहतर होती है, और जब गवर्नेंस बेहतर होती है दैट मीन्स गुड डिसीजंस आर टेकन प्लेस, पीपल लेट्स से विद स्किन इन द गेम और पीपल विद अ वेरी गुड एक्सपीरियंस दे कम इनटू दीज कंपनीज एंड ट्राई टू प्रोफेशनलाइज दीज कंपनीज। हम लोगों ने ये देखा है कि अगर ये चीज़ ग्लोबली भी आप देखें, तमाम कंट्रीज़, मेजर कंट्रीज़ में ये चीज़ होती है, and the objective of mimicking that over here in Pakistan is that we have huge SOE losses, and the fact कि कुछ companies जहाँ पे losses नहीं होते वहाँ पे significant ज़्यादा companies profitability कर सकती हैं, लेकिन because of slow decision making or lax decision making and the fact कि सही लोग decision नहीं बना रहे होते, so the country loses out. So the IMF program mentioned कि ये एक major anchor है इस program का SOE Act. Although the government passed it etc, but what I have seen is कि OGDC से ले लें, PPL ले लें, एक और कंपनी सिक्योरिटी पेपर्स ले लें एक्सेट्रा, वहाँ पे इलेक्शंस हुए ही नहीं है अभी। although you are seeing like 3 to 4 years delays in some of these companies elections not being done, उससे इम्पैक्ट ये होता है कि जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं, दिस एक्ट वाज द ऑब्जेक्टिवली द बेनिफिट ऑफ दिस एक्ट वाज कि माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को ज़्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग जब मिलेगी इन कंपनीज़ में, तो ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन बेहतर होगी इन कंपनीज़ की, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, बिकॉज ये मेजर कंपनीज़ अगर गवर्नमेंट ओन करती है तो गवर्नमेंट के पास एक आइदर वेल्थ फैक्टर का बेनिफिट होगा, या तो गवर्नमेंट जो है वो अपना स्टेक फर्दर बेच सकती है स्टॉक मार्केट के थ्रू, एंड देन ऑब्वियसली अपना डेट कम कर सकती है। बट हमने लास्ट 3 to 4 years में ये चीज़ नहीं होते हुए देखी। अगर आप देखें एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ OGDC का, कि OGDC की अभी जो एक्विटी बेस है वो तकरीबन 1.4 ट्रिलियन की है। अभी आप OGDC का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 1.3 ट्रिलियन है। अगर आप देखें इतना हिस्टोरिकल उसमें रीवैल्यूएशन गेन्स हैं, लेकिन वो स्टॉक मार्केट ने उसको इम्पैक्ट नहीं लिया। Although OGDC still owns 16.6% of Recordec, right? और significant cash flow generation है उस company की। So the government itself, as I am saying, loses out on to these companies जहाँ पे decision making delay होती है, या तो सही decisions नहीं ले जाते, या तो ज़्यादा बेहतर मैनेजमेंट अपॉइंट नहीं हो सकती, बिकॉज अगर आपके बोर्ड लेवल के अंदर ये चेंजेस नहीं होते सही, so how will they go and find out good management who will lead those companies? अच्छा ये बताएं, अगर आपने जो बात अभी करी रिगार्डिंग SOEC एक्ट, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, अगर हम इस तरह सोचें कि अगर इसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर करनी है, इसकी इन्फोर्समेंट करनी है, तो क्या स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए और इमीडिएट बेसिस की वजह से आपकी जो आपकी शेयर होल्डर की वैल्यूएशन है वो यहाँ से मज़ीद बेहतर हो? So basically the first thing is the government has to decide कि ये जो companies हैं इनमें actual independent लोगों को nominate, अगर government नहीं कर सकती तो call an election and see who submits their profile to be elected as a director. Obviously इस SOE Act में पूरा fit and proper criteria है कि who are the people who can be nominated as independent directors, and उसके अंदर pool of people है पाकिस्तान में who can go into these companies and actually like significantly improve performance of those companies. मैं आपको example देता हूँ, एक company है मारी गैस, obviously we know what it is. अब उनका जो they have appointed Fahim Saab as the CEO and who has a great understanding of the E&P business, right? अगर आप देखें last 5 to 6 years, 7 years में, this is the best performing stock in the E&P sector, because the people over there, they are not only doing exploration etc, but they are managing the company and the finances efficiently, and that's why the stock, not only the stock market is rewarding, but वहाँ पे आप देखें रिजर्व रिप्लेसमेंट 300-400% से बढ़ गया है। ऑल्दो हमारे पास OGDC PPL और उसमें अगर आप देखें तो वहाँ पे अभी भी डिप्लीशन के लेवल्स के ऊपर अभी भी 4-5% की डिप्लीशन एनुअल बेसिस के ऊपर उन कंपनीज़ में हो रही है, और मेजर कोई डिस्कवरीज नहीं हो रही। ऑल्दो रिसेंटली OGDC के अंदर कुछ छोटी मोटी डिस्कवरीज होना शुरू हुई हैं, लेकिन ओवर द लास्ट लाइक 8 to 10 years वी हैव लॉस्ट आउट ऑन दैट। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक फंड था टेम्पल्टन फंड विच इन्वेस्टेड इनटू पाकिस्तान इन 2013-14 के करीब, and they had a bet on Pakistan for $1 billion, and at that time amongst the free float dollarized terms के अगर देखें for foreign investors, they own around 16 to 17% of the free float in the Pakistani market, and then the bet
दे लॉस्ट दैट बेट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कि OGDC ने, आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने मेजर सर्कुलर डेट होना शुरू हो गया था और उसके बाद जो पेमेंट्स होती हैं डिविडेंड्स की एक्सेट्रा वो कट की, और उसके बाद आई मीन ऑयल प्राइसेस वेंट डाउन एज वेल, कोई मेजर ग्रोथ नहीं हो रही थी इन कंपनीज़ में, ना कोई मेजर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी हो रही थी, सो द वैल्यूएशंस ऑफ दीज कंपनीज मैसिवली वेंट डाउन। 2004-05 में ये कंपनीज तकरीबन $3-3.5 पर शेयर की वैल्यूएशन कमांड करती थी, और उसके बाद 2014-15 के अंदर दैट वेंट डाउन टू लाइक 30 to 40 सेंट्स। कैन यू इमेजिन के तकरीबन 9 to 10x का लॉस अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 1/10 ऑफ द वैल्यूज़ उन कंपनीज़ की हो गई थी डॉलराइज टर्म्स के अंदर, although these companies are hedged completely on the exchange rate side, right, because ultimately dollarized pricing होती है इनके अंदर, और it's a clear case pass through, right? So इसी की वजह से अगर हम देखें, so I think this is something which the government and the federal government needs to keep an eye on along with the regulators as well, क्योंकि अगर companies में elections delay हो रहे हैं, government खुद nominate नहीं करी, there has to be some mechanism, and in the act there is some mechanism जहाँ पे delay नहीं हो, and once that is sorted, I think valuations will not only improve massively, but in the Pakistani stock market अगर आप देखें तो we have lost out to the regional markets by a huge sum, right? मैं देख रहा था अभी इंडिया की तकरीबन मार्केट कैपिटलाइजेशन जो थी वो तकरीबन $5.6 ट्रिलियन की हो गई है स्टॉक मार्केट की, और पाकिस्तान है स्टिल ट्रेडिंग अराउंड, अभी रिसेंट तेज़ी के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारी $67 बिलियन के करीब है, अराउंड 19 ट्रिलियन रुपीज़। और अगर आप कंपेयर करते हैं हिस्टोरिकल लेवल्स के ऊपर, तो पाकिस्तान 2017 में, मई 2017 में $95 to $96 बिलियन की हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज ऑलरेडी देयर बिफोर सम ऑफ दीज बिग कंपनीज कमिंग ऑन द एक्सचेंज, राइट? तो जब बड़ी कंपनीज आती हैं तो ऑटोमेटिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ जाती है उनकी, बिकॉज उनका पार्टिसिपेशन आ जाता है मार्केट में। सो इफेक्टिवली वी हैव लॉस्ट आउट वन होल डेकेड, आई वुड से। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेंट अप डिमांड। आई थिंक अभी जो रिसेंट अगर आप देखें न्यू अकाउंट्स खुल रहे हैं एक्सेट्रा, वी हैव अ ग्रेट base now to scale it up, but we need good decision making and we need an efficient decision making, जहाँ पे अगर elections नहीं हो रहे etc, call these elections, no matter who wins, let them let the companies go forward, because अगर आप delay के ऊपर delay करते हैं तो उन companies में भी status quo का thought process लग जाता है, और ultimately फिर क्या होता है, फिर नुकसान obviously shareholders को होता है, be it the government or be it minority shareholders or be it everyone together, right? So I think there's a lot of room in the stock market. I'm quite positive on the Pakistani dynamics. और अभी recent war और जो impact हुआ है अगर आप देखें पूरे region में, Pakistan has turned out to be quite surprisingly a huge net beneficiary out of this whole situation, right? So I think it makes a lot of sense for us now to leverage that. और जो बड़े projects हैं, even Recodic for that matter, if let's say we see कि Barrick delay कर रहा है, why don't we list it and let someone else take some exposure and then start the project effectively. But for that to happen, our markets need to be more developed in a certain way, and we need to ensure कि जो rules हैं they are followed, and apart from following the rules, we need to ensure enforcement हो रही है उन rules की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो सुलेमान, आप इस तरह बोल रहे हैं अगर एसओई एक्ट की इन्फोर्समेंट होती है, इसका ये मतलब है कि डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी और कंपनीज की वैल्यूएशन अनलॉक होगी। अगर आप स्पेसिफिकली कोई एग्जांपल देते हैं द रीसेंट पास्ट के ऐसी कंपनी जो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही हो और जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन नहीं हुए हो और उसकी वैल्यूएशन में देखा कि मार्केट इन द लास्ट 2 ईयर ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गई है, तो इसकी वजह से कोई स्पेसिफिक कंपनी ऐसी हो जिसकी वैल्यूएशंस बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक बैड गवर्नेंस ऑल्दो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बेहतर हो गई है बट उसकी मार्केट में बिकॉज ऑफ दिस बैड गवर्नेंस उसकी वैल्यूएशन इंप्रूव नहीं हो रही हो। सो आई थिंक a few examples are there. आई थिंक कि बड़ी कंपनीज़ के अलावा अगर छोटी कंपनीज़ को देखें तो देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड सिक्योरिटी पेपर्स, जहाँ पे स्टेट बैंक effectively owns 40% of the company and manages this company. This used to be a company which was set up by Iran, Turkey and Pakistan under the RCD framework, and this is the company जहाँ पे आपकी रोज़ इंटरेक्शन होती है, जो पैसा जो हम लोग मनी जो का पेपर है
वो सिक्योरिटी पेपर बनाता है और उसकी जो फिल्म है, ठीक है। सो इस कंपनी के अंदर मैंने ये देखा, और आई ऑल्सो seen a few investors along with me, we took a case to the SECP stating कि ये company जो है, this was a quasi SOE, and not only was it not being recorded as an SOE, but उसमें जो independent directors थे, you will be surprised, वो government के sitting secretary commerce जैसे जो थे सुवाले फारूकी साहब, वो उसके एक directors nominated थे। सो इस कंपनी का इलेक्शन 2023 से नहीं हुआ है अभी तक, ऑल्दो SECP ने एक फाइनल ऑर्डर भी अपना दे दिया टू स्टेट दैट दिस कंपनी इज़ एन SOE। उसके अलावा जो है कंपनी ने उसको भी फर्दर चैलेंज किया था, और वो भी SECP ने क्वॉश कर दिया था। इवन देन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एंड सच अ लॉन्ग फाइट इन द कोर्ट्स, वी हैव सीन कि ये कंपनी के अंदर इलेक्शन भी नहीं हुआ। इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ साल पहले तकरीबन 7-7.5 अरब रुपए के करीब थी, और अभी अगर आप स्टॉक मार्केट इतनी बेहतर हो गई है एक्सेट्रा, अगर आप अभी भी देखें तो अभी भी 7 अरब के करीब है, और इसके अंदर तकरीबन 4.5 से 5 अरब रुपए का तो सिर्फ रफली कैश है। और दिस इज़ अ मोनोपोली प्रोडक्ट जो ये बनाता है, बिकॉज देयर इज़ नो अदर मैन्युफैक्चरर ऑफ पेपर नोट्स इन द कंट्री, राइट। सो उसके अंदर हमने देखा कि वैल्यूएशन वाइज वो अपसाइड नहीं आई, बल्कि इनफैक्ट अभी तो ये हो गया है कि मैनेजमेंट इज़ नाउ साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द ग्रॉस मार्जिन ऑफ द कंपनी इज़ नाउ फिक्स्ड, जो कि आई हैव येट टू सी एनी कंट्री जहाँ पे इस तरह का होता है कि एक आपका फिक्स्ड मार्जिन के ऊपर प्रोडक्ट बिकता है। हिस्टोरिकली अगर आप हिस्टोरिकली इसके मार्जिन देखेंगे तो 38 to 40% के ऊपर ग्रॉस मार्जिन थे, एंड वाज अ प्योर बिजनेस जहाँ पे स्पेशलाइज्ड पेपर भी है ना, ऐसा भी नहीं है कि वो पेपर की सेल जो है वो 10 times बढ़ सकती है। सो यू कैन नॉट कंपेयर इट टू द मार्केट, राइट। इट इज़ अ मोनोपोली कंपनी। सुलेमान, मेरा आपसे अभी सवाल ये है कि अभी आपने बात की माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, और ऑब्वियसली अभी बात हो रही थी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाने के लिए ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के रोल को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी हमने इससे देखा IPOs हुए, सर्विस लॉन्ग मार्च का भी IPO 5 seconds में इट वॉज फुली सब्सक्राइब, बट देखा गया कि इट वॉज द इंस्टीट्यूशंस हु टुक द केक। यहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए एंड टू रीच अ फेयर बैलेंस बिटवीन द बिग इन्वेस्टर्स सच एज इंस्टीट्यूशंस और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बीच में क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, सर्विस लॉन्ग मार्च के अंदर मैंने एक अच्छा ट्वीट भी किया था इसके ऊपर। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ, राइट। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का एक अलग पर्सपेक्टिव या रिटेल इन्वेस्टर्स का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, इंस्टीट्यूशंस का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। आई बिलीव दैट वी नीड टू हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन द रिटेल इन्वेस्टर्स अलॉन्ग विद द इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस इंसिडेंट ऑफ IPO के अंदर ये हुआ कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, banks हो गए, they were actually bidding on 0% margin. So what this means is that कि जब अगर आपका मार्जिन 0 है और एक इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर का मार्जिन 100% है, दैट मीन्स कि उसके पास 100 रुपये अगर उसने ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने ब्रोकर को या अपने अकाउंट में बिड करने के लिए, तो उसको 100 रुपये के बिडिंग अलाउड होगी। और जो म्यूचुअल फंड्स हैं और जो बैंक्स हैं, उनके पास 0% मार्जिन है, तो उनके पास कुछ भी उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र नहीं करें। तो उससे नुकसान क्या होता है कि उससे आउटसाइज बिड्स जो है ना, जो हमने देखा है इस पूरे IPO के अंदर होते हुए, कि लोग आउटसाइज बिड्स करेंगे। बिकॉज अगर आप देख रहे होंगे कि इशू साइज बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली पीपल आर गोइंग टू चेज, तो फिर आप भी क्या कहते हैं, एक हर्ड बिहेवियर के अंदर उसके अंदर बिड्स डालेंगे जस्ट टू गेट दैट इशू। और जब इतनी ज़्यादा स्नोबॉलिंग होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एट द एंड द इन्वेस्टर विल गेट अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस। और फिर जब इन्वेस्टर को स्मॉल पोर्शन मिलेगा तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं विच डील इन विद पब्लिक मनी, वो जब उसकी IPO होगा तो वो मार्केट के अंदर बिड करेंगे ऊपर की प्राइसेस तक, ठीक है। और एंड उसके अंदर नुकसान क्या हो सकता है, कल सुबह बहुत ज़्यादा ऊपर वैल्यूएशन चली जाती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि लेट्स से आर नॉट दैट सोफिस्टिकेटेड, उनको ऑब्वियसली एक मेजर नुकसान पहुंचता है। और हमने एवरी फ्यू इयर्स पाकिस्तान की मार्केट में देखा है कि जब रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं और 3-4 साल मार्केट अच्छी चलती है, पर जब मार्केट गिरती है तो उनका सेंटिमेंट तकरीबन 5-7-8 साल तक इम्पैक्ट कर जाता है। और उसकी वजह से ऑब्वियसली हमारी ओवरऑल इकॉनमी
को भी के अंदर भी उसके अंदर भी we suffer on that, and the stock market also suffers. So I think that the objective is that there has to be a level playing field provided to everyone. And these companies के अंदर भी ये देखना चाहिए कि अगर 5% का कंपनी के अंदर इशू साइज है और अगर बहुत सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट आ रहा है, सो इफेक्टिवली देयर हैज़ टू बी अ पॉलिसी वेयर वो 5% का इशू साइज 10 या 12% हो जाए, स्टिल लेस देन द 25% विच इज़ मैंडेटेड कि आपका मिनिमम फ्री फ्लोट होना चाहिए. सो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं. द ऑब्जेक्टिव इज़ कि अगर बहुत ज़्यादा प्राइस रन अप हो जाता है इन कंपनीज़ में, which is a good thing in a certain way for the companies, right? But for the investors, it turns out to be something which is against their interest. So we have to have a balancing act, and effectively, I think in the long term, we should look at the greater interest of the investor community rather than the specific company, from my understanding. अच्छा, डेफिनेटली अगर हम थोड़ी जनरल मार्केट के बारे में बात करें, देखा कि फ़िलहाल जो मार्केट है प्री वॉर लेवल से ऊपर से ट्रेड हो रही है, एंड इट्स ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल अबाउट 8 टाइम्स. बट अगर हम कुछ बात करें कि इमीडिएट ट्रिगर्स क्या है मार्केट के लिए और मीडियम टर्म ट्रिगर्स क्या हैं, और क्या समझते हैं कि अगर हम टारगेट रखें नेक्स्ट 6 मंथ्स का, तो आप मार्केट को कैसे देखते हैं ओवरऑल? Okay, so देखिए, I am a bottoms-up investor. I'm not a top-down investor generally, right? So I think that market के अंदर बहुत significant room है अभी upside का specific stocks के अंदर, and even on the broader market as well, because basically let's say ये war अगर अभी नहीं तो 6 महीने में ये situation let's say if it gets resolved, then ultimately not only the oil price but Pakistan benefits from the fact कि ईरान आपके next door neighbor है, आपकी बहुत टाइम से एक गैस पाइपलाइन थी जिसके ऊपर काम नहीं हुआ, आपकी ट्रेड नहीं हो रही एक्सेट्रा, आपकी वो ट्रेड ओपन अप हो जाएगी. पाकिस्तान हैज़ नाउ बिकम अ वेरी बिग डेस्टिनेशन आई थिंक इन द रीजन for security, for having a secure environment, right? That is a huge plus which people have not really incorporated in their valuations. Historically, the foreign investor जो है has been a net seller over the last 8 to 9 years in the Pakistani stock market. But अगर आप देखें जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से ceasefire में पाकिस्तान was the leading candidate to actually help do with the ceasefire. So we have a huge positive press even on the global side as well, which a lot of these Westerners are now coming and appreciating about the country. So some of that, if this improves and the sentiment improves, then obviously valuations can easily increase. कोई आपसे इन्वेस्टर फिलहाल पूछता है कि क्या मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊं, तो आपके हिसाब से वैल्यूएशन को देखते हुए टॉप 5 स्टॉक्स क्या होंगे? देखिए, आई थिंक टॉप 5 स्टॉक्स फॉर मी वुड बी FFC, Maari Gas, then I think Fauji Cement is something which a company which I really like, and उसमें जो अभी जो change हो रहा है, one should look at it. UBL अगर थोड़ा सा नीचे जाता है, so UBL is a fantastic play as well. And to top it all off, मुझे लगता है कि अगर प्राइस नीचे जाती है, so I think Indus Motors is something which one should look at, not only on the valuation side, but अगर मैं सासगार और Indus को comparison करूँ, so the amount of cash on the company as well as the fact कि जितनी उसने localization करी हुई है, I think Indus is also a great pick. थैंक यू सुलेमान. अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीक के इवेंट्स की तरफ. मंडे को CPI का डेटा आएगा, थर्सडे को फॉरेक्स डेटा आएगा और फ्राइडे को SPI के नंबर्स आएंगे. अब हम चलते हैं चेस सिक्योरिटी स्कैंडल टॉक की तरफ. स्कैंडल टॉक में हमें ज्वाइन किया है शर्जील अहमद, इज अ टेक्निकल एनालिस्ट एट चेस सिक्योरिटीज. शर्जील, वेलकम टू द शो. Thank you for inviting me, Moise. शर्जील, अगर हम इस हफ्ते की KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखें, काफ़ी इवन तो सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशंस हुए, बट फ्राइडे की अगर हम क्लोजिंग देखें तो बड़ी अच्छी क्लोजिंग रही इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स. और अगर हम मार्केट इंडेक्स भी देखें, आपके टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहे हैं मार्केट के बारे में? जी, हमने मार्केट की जो क्लोजिंग देखी वीक ऑन वीक बेसिस पे, इस हफ्ते तो हमने 2 ही ट्रेडिंग सेशंस ऑब्जर्व करे, बट ओवरऑल क्लोजिंग जो मार्केट की हमने देखी वो काफ़ी बेहतर देखी. हमने क्लोजिंग बेहतर क्यों देखी, अगर हम उसको चार्ट्स पे डिस्कस करें तो हमने ये देखा कि मार्केट ने आज 173,960 लेवल्स के एरिया क्लोज करा, एंड फॉर द आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम ये देख रहे थे कि मार्केट 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल था ऑफ दिस एंटायर करेक्टिव लेग, जो तकरीबन 173,000 लेवल्स के एरिया आ रहा था.
उन लेवल्स को ब्रेक करके मार्केट ने क्लोज करा है. सो दिस इज अ बिट कन्विंसिंग. उसके साथ साथ लास्ट वीक जब हम डिस्कस कर रहे थे मार्केट को, तो आपको याद होगा फ्राइडे के सेशन में मार्केट ने रिजेक्शन ली थी नियर 168,000 के लेवल्स, और वहाँ से नीचे क्लोज करा था. और ये एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन पे थी मार्केट की, जिसको मार्केट ने जो है वो रिस्पेक्ट दी थी लास्ट वीक. इस हफ्ते की शुरुआत में हमने देखा कि ये लेवल्स ब्रेक हुए विद अ गैप अप ओपनिंग, और हमने आज मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देखा. फॉर्चुनेटली मार्केट ऑल्सो क्लोज्ड अबव 173,000, द की फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल. अब इसमें अब गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में व्यू ये रहेगा कि 173,000 के लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है और वॉल्यूम्स भी हम इम्प्रूव होते हुए देखते हैं, तो इस रैली को हम एक्सटेंड करता हुआ देख सकते हैं टुवर्ड्स 177,000 के लेवल्स इनिशियली, व्हिच इज एन इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल. हाउएवर जो अगला मेजर लेवल निकलता है इसके बाद वो 185,000 के लेवल्स के करीब निकलता है. अच्छा शर्जील, अगर हम कंपनी स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करते हैं और गंधारा इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो 9 मंथ्स FY26 से रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, और फ्राइडे को बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी शेयर की. तो आपका टेक्निकल एनालिसिस क्या बता रहा है इसके बारे में? बिल्कुल, आई थिंक इसमें हमने इस वीक की जो क्लोजिंग देखी अगेन वो बुलिश नोट पे देखी, और इसमें एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन देखी थी आफ्टर स्पाइक इनिशियली, जहाँ पे इसने लो लगाया था ऑलमोस्ट 580 के लेवल्स की करीब. उसके बाद हमने एक इनिशियल स्पाइक देखी थी जिसमें इसने 910 के लेवल्स को की करीब अपना टॉप लगा के फिर ये एक करेक्टिव वेव में गया था. ये ओवरऑल एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर रहा है पिछले एक महीने के टाइम फ्रेम में, और इसने जो कंसोलिडेट करा है वो करा है 880 के लेवल, 875 के लेवल से नीचे टू बी प्रिसाइज. हमने ये देखा, ये जो हमारा प्रीवियस एनालिसिस था उसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर अब नाउ दैट इट इज ट्रेडिंग इनसाइड इट्स असेंडिंग चैनल पैटर्न व्हिच इज अ की असेंडिंग चैनल पैटर्न सिंस द स्टार्ट ऑफ द रैली, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई भी रिट्रेसमेंट आती है और इस चैनल के बॉटम को ये अप्रोच करता है, तो इट माइट एक्ट एज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी. ना सिर्फ ये चैनल का बॉटम होता बल्कि EMA 200 भी इसी जोन में लाई कर रही थी. हमने मल्टीपल टाइम्स देखा कि इसने डबल बॉटम्स डिफाइन करे, यहीं पे अपना लो डिफाइन करो, फिर वहां से हमने इसके अंदर एक रिकवरी देखी, जिस सूरत में जो हमारा एक इनिशियल टारगेट लेवल था दैट वाज अराउंड 860. वो तो इसने अचीव करा है. इनफैक्ट इट क्लोज्ड एट ऑलमोस्ट 878.56 व्हिच इज आवर इनिशियल ब्रेकआउट लेवल एज वेल. तो गोइंग फॉरवर्ड इसमें ये व्यू रहेगा कि पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए, एंड अबव 875 अगर ये सस्टेन करता है तो ये अपनी रैली को एक्सटेंड कर सकते हैं टुवर्ड्स इट्स रीसेंट हाई ऑफ 920 इनिशियली, फॉलोड बाय नेक्स्ट टारगेट लेवल्स एट 970. अगर सजीव हम स्टॉक की बात कर लें, OGDC की अगर हम बात करें, OGDC में देखा है कि लेटली इसमें काफ़ी अच्छी एक्टिविटी रही है. ऑन द एक्सप्लोरेशन साइड भी इसमें काफ़ी डेवलपमेंट पॉजिटिव साइड पे आई है. बट टेक्निकल साइड पे अगर हम देखें, आपके टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहे हैं, इनका क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस है गोइंग फॉरवर्ड? OG में भी हमने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देखी है. इनफैक्ट हम ये देख रहे हैं कि आफ्टर मेकिंग अ लो ऑफ अराउंड 260, जहाँ पे इसने चैनल के बॉटम को अप्रोच करा था, वहाँ से इसने एक एग्रेसिव रिकवरी दी थी. पिछले ऑलमोस्ट एक महीने के टाइम फ्रेम में इसमें भी हमने एक कंसोलिडेशन देखी है. आज के सेशन में इसने फ्राइडे के सेशन में इसने क्लोज करा था नियर 330 के लेवल्स विद अ मार्जिनल अपसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 0.28 रुपीज़. इसमें ये व्यू है कि अगर कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स 313 के लेवल, सो इट कैन एक्ट एज अ फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स द अपसाइड. हाउएवर इसमें व्यू यही रहेगा कि 337.1 के लेवल्स के करीब इसका रीसेंट हाई है. ये लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं विद गुड वॉल्यूम्स, सो वी कैन कंसिडर इट एज अ ब्रेकआउट लेवल एज वेल. उस सूरत में भी इसके जो अगले लेवल्स निकलते हैं, जो टारगेट्स निकलते हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 354 इनिशियली, and the final target levels are expected to be around 380, which is in line with our channel top. अगर हम एक और स्टॉक की हम बात कर लें, पार्क इलेक्ट्रॉन, देखिए पार्क इलेक्ट्रॉन लेटली हैज़ बीन अ लैगर्ड इन द मार्केट. इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिसमिसल रही है, और अगर आप इसकी वैल्यूएशन भी देखें, तकरीबन 9 टाइम वैल्यूएशन पे चल रहा है. और टेक्निकल बेसिस आपको चार्ट्स क्या बता रहे हैं? पार्क इलेक्ट्रॉन में भी हमने वीकनेस देखी है. आई थिंक यू हैव बीन वेरी राइट दैट इट हैज़ बीन अ लैगर्ड इन द मार्केट. और इसमें हम ये देख रहे थे कि आफ्टर कंप्लीटिंग अ 5 वेव स्ट्रक्चर, जहाँ पे इसने 67 का टॉप डिफाइन करा था नियर द चैनल टॉप, वहाँ से इसने एक करेक्टिव वेव अनलॉक करी जिसमें इसने लो डिफाइन करा अराउंड 32. अब एज्यूमिंग कंसिडरिंग द करंट डेटा, अगर इसकी करेक्टिव वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और अब ये एक नई इम्पल्स वेव की शुरुआत है, तो हमने ये देखा है कि इसने after an initial spike almost 61.8% retrace करा of this spike. 37 के करीब इसने बेस डिफाइन करी है. तो गोइंग फॉरवर्ड इसमें व्यू ये रहेगा कि फॉर द ट्रेडर्स हु एक्यूमुलेट ऑन डिप्स, वो 37 के लेवल्स के करीब सपोर्ट के करीब जो है वो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं टुवर्ड्स द अपसाइड, क्योंकि
हम ये देख रहे हैं कि ये इसका एक काफ़ी मल्टी ईयर चैनल, काफ़ी इंपॉर्टेंट मल्टी ईयर चैनल है, जिसके बाहर ये ऑलमोस्ट जिसका इसने ब्रेकडाउन दिया था अर्ली मार्च में, उसके बाद से ये कन्विंसिंगली इसके अंदर क्लोज करके, अनलाइक GHNI, आपको याद होगा GHNI ने एक दफ़ा जब इसके अंदर क्लोज करा था तो उसके बाद सस्टेन करा और बॉटम चैनल के बॉटम के करीब डिफाइन करे। इसमें हमने ये देखा कि काफ़ी शॉर्ट टाइम फ्लिंग के लिए इसने जो है वो इसके अंदर एक्टिविटी शो करी, उसके बाद भी इसके बाहर ही आ गया। तो आई थिंक अप अंटिल इट डजंट ब्रेक एंड सस्टेन अबव 42, इसमें हम रेंज बाउंड एक्टिविटी ही देखेंगे। Once it breaks and settles above 42, तो सूरत में इसके जो अगले टारगेट लेवल्स निकलेंगे, they'll be initially around 44.5, followed by 48.5 from trading perspective. अच्छा शर जी, लास्टली अगर हम अस्करी बैंक की बात करें, गुड रिजल्ट्स ऑन द टेक्निकल साइड, आपके चार्ट्स क्या बता रहे हैं? Askari Bank closed the week at 99.73. Askari Bank पे हमने ये देखा है कि again after defining a low, आफ्टर ऑलमोस्ट मेकिंग अ लो ऑफ 75, जहाँ पे इसने अपने वेज को रिटेस्ट करा था, वहाँ से हमने एक स्पाइक देखी थी वेव 1 की सूरत में टुवर्ड्स 102। उसके बाद से ये एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया, ऑलमोस्ट डबल बॉटम की फॉर्मेशन देखी है हमने। और हमारा ये व्यू लास्ट टाइम व्हेन वी डिस्कस्ड अस्करी बैंक में यही था कि इसको सपोर्ट्स के करीब एक्यूमुलेट करना चाहिए, देयर 93 एंड 88। तो इसी रेंज में इसने बॉटम डिफाइन करके एक पिकअप लिया है और वीक ऑन वीक बेसिस पे काफ़ी इसने स्ट्रॉन्ग क्लोज करा है। अब गोइंग फॉरवर्ड इसमें हमारा ये व्यू रहेगा कि 103 के लेवल्स के करीब जो इसके रीसेंट हाइज हैं, दिस इज अ की इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल। वंस इट ब्रेक्स एंड सेटल्स अबव दिस लेवल, तो सूरत में फिर आप इस रैली को एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं टुवर्ड्स आवर फाइनल टारगेट लेवल्स एट 110 इन फैक्ट। थैंक यू शर्जील। अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर की तरफ। शहबाज, अगर हम इस हफ्ते की मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें, 2 सेशंस थे लेकिन दोनों में काफ़ी हेल्दी एक्टिविटी रही इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स और काफ़ी हाई इंडेक्स पे फ्राइडे की क्लोजिंग रही। आपका ओवरऑल मार्केट के बारे में क्या व्यू है और फॉरवर्ड गोइंग नेक्स्ट वीक के बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शन है? ओवरऑल देखिए, मार्केट का जो मेन ट्रिगर था वो यूएस ईरान की अपडेट थी। हमने देखा अगर अगले हफ्ते अगर कोई डील एक्चुअली साइन हो जाती है तो मार्केट एक यूफोरिया सेलिब्रेशन होगी। पर अब ये इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप ये देखें मार्केट की क्लोजिंग तकरीबन 174,000 लेवल पे हुई है, विच इज़ द हाईएस्ट क्लोजिंग सिंस पोस्ट वॉर, राइट। सो अगर आप इस तरह अज्यूम करें कि अगर डील हो जाती है, ऑफिशियली डील हो जाती है, एमओयू साइन हो जाता है, तो यूफोरिया तो आएगा एंड मार्केट कैन ब्रीच 180,000 लेवल। तो हो सकता है कि उस लेवल पे एक प्रॉफिट टेकिंग आए। अगर आप इस तरह देखें कि ओवरऑल जो वैल्यूएशन है मार्केट तकरीबन 8 टाइम पे ट्रेड हो रही है। मगर अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक्स की अगर हम बात कर लें, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है। अगर आप ये देखें एंग्रो, आई थिंक जो मेरे टॉप पिक्स होंगे फॉर नेक्स्ट वीक या फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, वो इस तरह रहेंगे। एंग्रो विच आई थिंक ट्रेडिंग है वेरी अट्रैक्टिव लेवल्स, एक अच्छा स्टॉक है जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक हनी केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक अच्छे लेवल पर ट्रेड हो रहा है। बैंक अल्फला है जिसका प्राइस टू बुक लेस देन 1 टाइम्स है और एक अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है। अगर आप कुछ और ब्लू चिप्स की अगर हम बात कर लें, आई थिंक इस लेवल पे फातिमा फर्टिलाइजर काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक और स्टॉक आई थिंक स्पेसिफिकली अगर आप रियल एस्टेट के हवाले से देखें, JVDC देखें, जावेदन सीमेंट। हमें पता है कि अपकमिंग बजट में हो सकता है देयर माइट बी सम रिलीफ फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर अच्छी रिलीफ मिल जाती है सो JVDC भी आज से अच्छा लग रहा है। आई थिंक नेक्स्ट वीक एक और जो मेन न्यूज़ जो मार्केट को ड्राइव करेगी वो विल बी द बजट न्यूज़। ऑल्दो हम समझते हैं कि बजट विल बी मोर और लेस न्यूट्रल फॉर द मार्केट, मगर ऐसा लग रहा है कोई अगर स्पेसिफिकली अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखें बजट, अगर कोई खबर आती है कि इस एक्सपेक्टेशंस के देर सम अगर जो टैक्स है और USD से मिल्क सेगमेंट कम हो सकता है, सो दैट कैन बी अ ट्रिगर फॉर द कंपनी विच प्रोड्यूस USD सेगमेंट। सो आई थिंक ओवरऑल नेक्स्ट वीक लग रहा है कि वुड बी अ गुड वीक फॉर द मार्केट और मेनली जो आपकी बजट की खबरें होंगी वही मार्केट को डोमिनेट करेंगी। अच्छा शहबाज, अभी आपने बात की कि जो मई की क्लोजिंग है, जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई, दैट वाज द हाईएस्ट सिंस पोस्ट वॉर। अब अगर हम मई के जनरल नंबर्स देखें, 6.7% का इजाफा मार्केट इंडेक्स में, 11,000 पॉइंट्स मार्केट बढ़ी। अभी तक डील की कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आई। अब अगर एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन आ जाती है डील की, और साथ में अगर हम देखते हैं कि बजट में जिस तरह आपने कुछ कंपनी स्पेसिफिक अगर कुछ हम देखते हैं कि टैक्स बेनिफिट्स आ जाए, या अगर जैसे देखें ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ जो सर्कुलर डेट की कुछ प्रोविजनिंग हो जाए तो जिसका कुछ इम्पैक्ट हो जाए ऑन दी एनर्जी सेक्टर, आप मार्केट की फर्दर अपसाइड क्या देखते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर अज्यूम करते हैं कि डील हो जाती है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाती है, तो मार्केट में यूफोरिया तो आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर मार्केट तकरीबन 8 टाइम वैल्यूज पर ट्रेड हो रही है और हम समझते हैं कि मार्केट मज़ीद 6% बढ़ती है, तो मार्केट की जो वैल्यूशन तकरीबन 8.5 हो जाएंगी। आई थिंक इन दी एंड हमें यही देखना चाहिए कि कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं, उसमें क्या ट्रिगर्स है और किस वैल्यूशन में ट्रेड करें। जहाँ तक आपने बात करी स्पेसिफिकली लाइक ऑयल चेन,
अगर हम PPL की अगर आप बात करें, अगर कोई रेजोल्यूशन होती है ऑन द ऑन द सर्कुलर डेट लेवल, सो आई थिंक पीपल एक मेजर बेनिफिशियरी PPL होगा. बट आई थिंक नेक्स्ट वीक मोर और लेस आपकी जो भी खबरें आएंगी विल बी मोर लिंक्ड टू द बजटरी जो आपकी जो फ्रेमवर्क है उसके वाले से आपकी न्यूज़ आएंगी. कोई भी चीज़ पॉजिटिव होती है फॉर स्पेसिफिक सेक्टर या फॉर स्पेसिफिक कंपनी, तो उसी तरह ओवरऑल मार्केट रिएक्ट करेगी. थैंक यू शहबाज. दैट्स इट फॉर टुडेज शो. आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा. हैव अ लवली वीकेंड. अल्लाह हाफिज़.